Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Operation Management and Strategic Management class. क्या सब्जेक्ट है ये और इसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली क्या नॉलेज प्रोवाइड करेगा आपके CMA करियर में। आइए मेरे साथ करते हैं। मैं CA अमरजीत कौर आपको करवाने जा रही हूँ CMA ग्रुप 2 पेपर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, आपको पता है कोई भी आप सब्जेक्ट जब करते हैं, लाइक आपने टैक्सेशन पढ़ा, आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने कॉस्टिंग पढ़ा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, तो एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि इस सब्जेक्ट करने के बाद हमें कैसा नॉलेज या हमें कैसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसी तरह इस सब्जेक्ट को करने के बाद आप क्या जानोगे, पहले हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे इस क्लास में। और इस क्लास में मैं आपको आपके सेकंड चैप्टर जो कि है ऑपरेशन प्लानिंग, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगी, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका क्या है। इस सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक ऑपरेशन मैनेजमेंट है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है आपके 70% का जो है सिलेबस का वेटेज रखता है और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30% का वेटेज रखता है। आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 7 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर इंटायरली थ्योरी है। मैं आपको कंप्लीट थ्योरी भी करवाऊंगी। तो थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद करना है। हम आपकी बुक में से, जब मेरा स्टडी मैट ले लीजिए, मेरा स्टडी मैट भी आपकी जो इंस्टीट्यूट की बुक है उसका ही कॉपी है, क्योंकि हम अपने से क्या कॉन्सेप्ट डालेंगे। हाँ, मेरे बुक में आपको कुछ थ्योरी जो है वो सिंप्लीफाई वे में दी हुई है। अदरवाइज एज इट इज़ जो आपके स्टडी मैट में है वो मेरी बुक में होगा। मेरी बुक में MTP के क्वेश्चंस या लास्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो मैंने ऐड किए होंगे और साथ साथ में चैप्टर के कुछ MCQ प्रोवाइड किए होंगे, ताकि आपको वन प्लेस पर सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आप अपनी बुक उसके बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कंप्लीट बुक को स्टडी किया है। तो आप मेरे साथ आपकी बुक के सारे प्रैक्टिकल, राइट, सारे न्यूमेरिकल्स एंड कंप्लीट थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी भी है। ऐसे ही आपके कुछ और चैप्टर हैं, कुछ में प्रैक्टिकल पार्ट है और कुछ में थ्योरी है। आपको इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल को अच्छी तरह सीख लिया तो इसके बीच में जो थ्योरी दी हुई है वो आपको बहुत ही ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। होता क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट? देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई ट्रेडिंग बिजनेस में है, कोई प्रोफेशनल में है, आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आप जो है आप एयरपोर्ट पर जाते हो, तो आप ध्यान से देखो, वहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका बिलिंग हुआ, बिलिंग के बाद आपको ऑर्डर सर्व किया गया, राइट। आपसे आपका जो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लिया गया और उसको सॉल्व किया गया। मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। अगर आपको ऑर्डर सर्व, आपके ऑर्डर लेने से और सर्व करने के बीच में किचन में वो जो ऑर्डर है प्रिपेयर भी हुआ होगा, दैट इज़ ऑल्सो ए एक्टिविटी। तो मीन्स जो आप एक ऑर्डर ही जो है वो वहाँ पर मैकडॉनल्ड में जाके करते हो, देन उसमें भी देखिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। अब आप एज अ CM में क्या करते हो, आप बिजनेसमैन को ये बताते हो कि इन सभी एक्टिविटीज़ को आपको इस ढंग से अरेंज करना है कि उनका कॉस्ट जो इन एक्टिविटीज़ पर आता है, जब मैं ये कह लूँ कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, उसको प्रोसेस कहते हैं।
इट मीन्स आप जो CMA हैं, CMA स्टूडेंट्स हैं, आपको बिजनेसमैन को या किसी प्रोफेशनल को बताना होता है कि वो अपने प्रोफेशन या बिजनेस में जो भी वो सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रोसेसेस को वो ऐसे अरेंज करे कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए, उनके रिसोर्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। तो ये आपका एग्जैक्टली काम होता है। अब ये काम करना आप सीखोगे कैसे, मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि यार एक्टिविटीज़ को कैसे अरेंज करूं कि कॉस्ट कम आए। ठीक है, जो रिसोर्स उसके पास है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। आपने कॉस्टिंग में कॉन्स्टेंट्स पढ़ा होगा। कॉन्स्टेंट्स मीन्स आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जो आपको लेबर रिक्वायर्ड है या रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है। हो सकता है वो अनलिमिटेड हो, आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है कि आप इतना ही बाय कर सकते हो या आप इतना ही लेबर अफोर्ड कर सकते हो। मीन्स एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उन रिसोर्सेज को आप ऐसे यूज़ करो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो भी कम से कम कॉस्ट में पड़े और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे आपकी, और आप जो कस्टमर है उसको टाइमली भी प्रोवाइड कर पाओ। आपको कि ये सब करेंगे कैसे, इसके लिए आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि ये सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए आप कैसी कैसी टेक्निक्स को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। मीन्स वो उसमें कह लो बिलिंग का ऑपरेशंस है, ऑर्डर लेने का ऑपरेशन है, ऑर्डर सर्व करने का ऑपरेशन है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का ऑपरेशन है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का ऑपरेशन है। देयर आर ए लॉट ऑफ ऑपरेशन। उन सभी को मैनेज जो कैसे करना है ताकि कॉस्ट कम से कम आए, क्वालिटी मेंटेन रहे और टाइमली कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए या सर्विस प्रोवाइड की जाए, वो आप बिजनेसमैन को बताते हो, वो CMA जो है प्रोफेशनल्स बताते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप यही सीखने वाले हैं। तो आज हम आपका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ ऑपरेशन प्लानिंग। देखिए, कभी भी ऑपरेशन जब आप मैनेज करते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए आप किसी भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के ऑपरेशन को जब मैनेज करके दोगे, देन आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी ऑपरेशन इन 3 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन से 3 पैरामीटर्स? जब भी आप ऑपरेशन प्लान करोगे, सेकंड चैप्टर की बात करें, कौन से 3 पैरामीटर्स हैं जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिवनेस, सेकंड एफिशिएंसी और थर्ड इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू क्वालिटी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ये। एफिशिएंसी रिलेट्स टू स्पीड एंड इकोनॉमी रिलेट्स टू कॉस्ट। मान लो आप मैकडॉनल्ड्स में गए, राइट? आपको मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेशंस ऐसे मैनेज करने हैं कि वो इन 3 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करे। उनके ऑपरेशंस आपने ऐसे प्लान करने हैं। तो 3 पैरामीटर्स ये है क्या? मीन्स देखिए, कस्टमर आया, वो क्या चाहता है, मैकडॉनल्ड्स से क्या चाहता है? कस्टमर आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने किया, फिर उसको ऑर्डर सर्व हुआ। इन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में जो टाइम गैप है, ऑर्डर प्लेस किया और उसको ऑर्डर सर्व हुआ, इन दोनों एक्टिविटीज़ में जो टाइम गैप है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। मीन्स आप जाके मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर प्लेस कर दो, आधे घंटे बाद आएगा, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, नो। आप इतना टाइम है किसके पास? मीन्स आपने ऑपरेशन को ऐसे डिज़ाइन करना है कि कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया और जो ऑर्डर उसको सर्व हुआ उसमें टाइम गैप मिनिमम हो जाए। मीन्स उस ऑपरेशन की एफिशिएंसी को देखना है आपने। चलो ठीक है, आपने कहा कि हम एफिशिएंसी देख लेंगे, फटाफट उसको ऑर्डर मिल जाएगा। आपने ऑर्डर जो है उसको विद इन 5 या 7 मिनट्स में दे दिया, लेकिन जो बर्गर दिया उसकी क्वालिटी नहीं है, थोड़ा सा जला हुआ है। क्या अब कस्टमर सेटिस्फाई हुआ? कस्टमर ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी चाहिए, पर वो कहता है ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्ट जो है उसकी आप क्वालिटी नहीं मेंटेन करोगे। आपने एफिशिएंसी मेंटेन की लेकिन इफेक्टिवनेस, उसकी क्वालिटी नहीं मेंटेन की, तब भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कस्टमर को मिले और प्रोडक्ट जो है वो टाइमली भी
कस्टमर को मिली। जब भी आप ऑपरेशन प्लान करेंगे ये 2 पैरामीटर्स का आप ध्यान रखेंगे। ओके, आपने कहा कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट में इफेक्टिवनेस लानी है और एफिशिएंसी लानी है तो आप सोचो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, कि आपके क्यू ना वहाँ पर लगे, क्यू वहाँ पर ना लगे, और बैकएंड पे जो शेफ़ वगैरह हैं जो प्रिपेयर करते हैं फूड वो भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कस्टमर का ऑर्डर जल्दी से जल्दी जो है वो आप उसको सर्व कर पाओ। लेकिन ये काम करने के लिए जैसे ही आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाए तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, वो बढ़ गई। अब मुझे बताओ कि कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट रिकवर किससे करती है, कस्टमर से। अब जो बर्गर कंपनी 60 रुपीज़ में दे रही थी अब वो 100 में देगी, अब क्या कस्टमर सेटिस्फाई होगा? वो कहता है कमाल है, आपकी सर्विसेज तो अच्छी हैं लेकिन प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली। प्रोडक्ट उसको जो प्रोडक्ट है वो राइट प्राइस पे चाहिए। मीन्स आप अपनी कॉस्ट को भी मिनिमम रखो लेकिन अलॉन्ग विद दैट आप अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को भी मेंटेन करो। ये आप सोचो कि ये होगा कैसे, ये कैसे होता है। देखिए आपने बहुत सारे प्रोसेसेस देखे हैं जिनमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो बढ़ाई है लेकिन उसका कॉस्ट भी आपको कम पड़ रहा है। एग्जाम्पल, आप बैंक में चले जाओ, बैंक में पहले आप मनी विड्रॉ और डिपॉजिट करते थे तो आपको बहुत सारा टाइम लगता था, एक लंबी क्यू लगती थी, और समटाइम्स तो ऐसा होता था, आपके ज़माने में तो नहीं है, हमारे ज़माने में होता था, समटाइम्स तो ऐसा होता था कि टर्न ही नहीं आती थी जी, लंच ब्रेक हो गया, चलो हम कहते थे छोड़ो यार कल निकालेंगे। मीन्स क्या था, एफिशिएंसी उन प्रोसेसेस में नहीं थी, इफेक्टिवनेस भी नहीं थी। कभी जो वो आंटी जी बैठे होते थे वो कभी ज़्यादा पैसे दे देते थे, कभी कम देते थे, वहाँ पर लड़ाई हो जाती थी, इफेक्टिवनेस भी नहीं थी। अब इसको जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या वो नंबर ऑफ टेलर्स बढ़ाए उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। मीन्स अब वो जो आंटी काम करते थे, ठीक है, जो मैडम वो काम करती थी, अब वो काम कौन कर रहा है? एटीएम मशीन कर रही है। क्या एटीएम झट से आपको पैसे दे देती है? क्या जो कैलकुलेशन है ऑलवेज करेक्ट है? हाँ, कोई एक आधा ट्रांजेक्शन्स होगा जो रॉन्ग हो जाता है, अदरवाइज ऑलवेज करेक्ट होता है। मीन्स उन्होंने इफेक्टिवनेस बढ़ा दी, एफिशिएंसी बढ़ा दी। आपको मैम कॉस्ट भी बढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट पता कितना हुआ होगा? अरे मेरी बात तो सुनो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा होगा, ज़रूर लगा होगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट करने से उस बैंक के कस्टमर कितने इंक्रीज हुए, कस्टमर बेस कितना इंक्रीज हुआ। पहले कस्टमर इतने से थे, अब वो इतने सारे कस्टमर्स को क्या है टैकल कर सकते हैं वन टाइम पे, तो कॉस्ट पर कस्टमर जो है वो कम हो गया, राइट। तो मीन्स आपने, अब मेरी बात को समझो कि आपने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना, ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है कि उस प्रोसेस की इकोनॉमी को भी मेंटेन कर पाओ। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन प्लानिंग, इसको कहते हैं ऑपरेशन प्लानिंग। ये 3 पैरामीटर्स आप नहीं भूलेंगे, राइट। चलिए आपके आते हैं हम सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आ जाइए आप, ऑपरेशन प्लानिंग। इसमें आज मैं जो आपको करवाने जा रही हूँ वो करवाने जा रही हूँ डिमांड फोरकास्टिंग, एंड आपको साथ में कैपेसिटी प्लानिंग और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताऊंगी। ऐसा नहीं है एकदम से सारे बता दूं, आप 3 कॉन्सेप्ट्स को लीजिए, उसको समझिए, उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए। मैं आपको बुक में से भी वो सारा रीड करवाऊंगी, राइट। फिर आप देखिए कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो मेरे साथ एक बात जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप कोई भी क्लास लेते हो ना, जितना टीचर ने आपको करवाया है आप प्लीज़ उसकी साथ में ही प्रैक्टिस करना। आप एंड में करोगे ना, शायद ऑब्वियसली माइट भी आपने फर्स्ट ग्रुप दिया होगा, अगर हम एंड में करते हैं, जो हम कॉपी ओपन करते हैं ना, हमें लगता है अरे यार ये हमने ही किया था, मीन्स हम कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं। होता है कि नहीं आपके साथ, बताओ, होता है ना। तो एक बात याद रखनी है, साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मेरा जो डाउट सेशन है 5 to 6 में होगा। आप मुझे बताइए कि मैम हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, हमारा आंसर ये है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं भी आ रही, तब भी कभी कभी डिस्कशन करो आप। क्लियर? चलिए चलते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। आपका सेकंड चैप्टर है ऑपरेशन प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। क्या है इस चैप्टर में? देखिए डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है। ऑब्वियसली अगर आप किसी बिजनेस के ऑपरेशन को प्लान करना जा रहे हो, मीन्स वो
कंपनी कितनी कैपेसिटी पर काम करेगी। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। मीन्स हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे। अब डिमांड कैसे फोरकास्ट करेंगे? अब आप उस बिजनेसमैन के पास जाओगे, उसका हाथ देखोगे, हाथ दिखा भाई, हाँ तेरे बिजनेस में इतने कस्टमर आएंगे। ये डिमांड फोरकास्ट नहीं होती, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। जो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, वो बताता है कि आपकी ज़िंदगी में इतना धन है, ये है, वो है। मीन्स वो जो बोल रहा है ना, वो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जो है वो डिपेंड नहीं है। उसने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पर कोई मेथड्स लगा के आपको जो है प्रेडिक्शन नहीं की। अगर आप कोई फैक्ट्स और फिगर्स को गैदर करते हो, आप मार्केट को स्टडी करते हो, आफ्टर दैट कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगाकर आप प्रेडिक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। तो आपने जो बिजनेसमैन है उसको प्रेडिक्शन करके नहीं देना, उसको क्या करके देना है? फोरकास्टिंग। तो व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? पीपिंग इनटू फ्यूचर। आप फ्यूचर को देख रहे हो, बट कैसे फ्यूचर को देखना है? वहाँ के जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को गैदर करना है, उसको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगा के एनालाइज करना है, देन आपने उस बिजनेस के प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड बतानी है। तो डिमांड फोरकास्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स सीखने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने डिमांड फोरकास्ट कर ली। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने कोई बिजनेस है, आपने उसकी डिमांड को फोरकास्ट किया है। आपने देखा कि उस बिजनेस में 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, X, Y, Z, राइट। और इनकी जो डिमांड है, आपने कुछ मेथड्स लगाए, अभी मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगी। मान लीजिए आपने डिमांड फोरकास्ट किया कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके। आपको डिमांड आई कि इसकी जो डिमांड होगी वो 300 यूनिट्स होगी, इसकी डिमांड होगी 400 यूनिट्स, इसकी डिमांड होगी 500 यूनिट्स। ओके। और जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, वो बताती है कि देखिए हम 250 डेज ऑपरेट करते हैं, 250 डेज ऑपरेट करते हैं और पर डे 8 आवर्स काम किया जाता है। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो बनता है किसी मशीन पर बनता है। मान लीजिए कि अगर ये कंपनी 250 डेज काम करती है और 8 आवर्स पर डे काम करती है, तो टोटल कितने आवर्स, अगर एक मशीन पर कितने आवर्स काम किया जा सकता है? टोटल आवर्स पर मशीन कितना काम किया जा सकता है? तो वो मशीन पूरे साल में कितनी चलेगी? 250 इंटू 8। तो कैलकुलेटर साथ में रखना है अपने पास, सब कुछ छोड़ दो, कैलकुलेटर को कभी नहीं छोड़ना। कितने हो गए? 2000 आवर्स, 2000 आवर। अब आपने देखना है कि भाई डिमांड इतनी है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि X को बनाने के लिए कितना आवर्स, X का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं। मीन्स प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट कितनी है? प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट कितना है? मान लीजिए इसको 4 लगता है, इसको 3 लगता है, इसको 2 लगता है। तो मुझे बताइए कि टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे X के लिए? 300 इंटू 4। बताइए कितने आवर्स? 1200। और 400 इंटू 3, ये भी हो गया 1200। और 500 इंटू 2, ये हो गया 1000। तो आपके हो गए 44 नहीं 34 हो गए। ठीक है, आपके हो गए 34 आवर्स। आपकी जो कैपेसिटी है, आप किस कैपेसिटी पर काम करेंगे? आप कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है आपकी कि आपको 3400 आवर्स की कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा। आपने कैपेसिटी प्लान कैसे करी? आपने कैपेसिटी प्लान करी है डिपेंड अपॉन डिमांड। डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दी? आपकी कैपेसिटी को प्लान कर दिया।
इतनी कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा। अब इतनी कैपेसिटी पर काम करने के लिए आप बताइए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, आपको और स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो रिक्वायरमेंट इसके अकॉर्डिंग बतानी है जितनी कैपेसिटी आपने प्लान की है। तो रिक्वायरमेंट अभी आप बताइए कि कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको आपकी एक मशीन 2000 आवर काम करती है, आपको पूरे साल में काम कितना करना पड़ेगा? 3400। तो आपको टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए होंगी? टोटल नंबर ऑफ मशीन्स बताइए कितनी रिक्वायर्ड होंगी? आपकी कैपेसिटी कितने पे काम करना है? 3400। एक मशीन कितना काम करती है? 2000। तो बताइए 3400 को 2000 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ गया? 1.7। आप बोलोगे मैम 1.7 मतलब 1.7 मतलब 2 मशीन्स। मतलब 2 मशीन। अब यहाँ पर जो है हमने ये बता दिया कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। देखो आपकी ये है 2 मशीन्स लानी है। अब आप कॉस्टिंग करके देखो कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। क्या आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो कि एक और मशीन लें, हम एक ही मशीन पर काम करें कि एक को आउटसोर्स करें? फिर वो बीच में आपका जो है वो कॉस्टिंग वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। वो कॉस्टिंग वाला पार्ट आप कॉस्टिंग में सीखेंगे। तो यहाँ हमने बताया कि आपकी डिमांड इतनी होगी, आप इतनी कैपेसिटी पे काम करेंगे और इसके लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट इतनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी प्लानिंग, डिमांड, फोरकास्टिंग। अब जो ये यहाँ पर मैंने डिमांड लिखी है, इसको मैंने फोरकास्ट कैसे किया? उसके लिए आपकी बुक में मेनली 2 मेथड्स हैं। तो हम इनको कैसे फोरकास्ट करते हैं ये अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। क्या सीखने वाले हैं हम? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए मैं कुछ साइंटिफिक मेथड या स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू इस डिमांड को, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को फोरकास्ट करूंगी। देखिए डिमांड को कैसे कैसे फोरकास्ट किया जा सकता है। वैसे अगर मैं स्टैटिस्टिकल मेथड ना लूँ, या तो मैं मार्केट में जाऊं डायरेक्टली, मैं कस्टमर से पूछूं कि अगर प्रोडक्ट ऐसा है तो आप का डेली जो है कितना आप यूज़ कर लेते हो, ईयरली आप कितना बाय करते हो। मीन्स मैं कस्टमर का जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, मैं उनका जाकर ओपिनियन लूँ, राइट। तो उसके बिहाफ पर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो सकती है। पर ये कुछ सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। कोई कस्टमर आपको सीरियसली बताएगा, कोई वैसे ही रैंडमली बता देगा। ये बेसिकली हम वहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। पहले वैसा प्रोडक्ट नहीं है। जहाँ हम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं, या जो ग्राउंड पर काम करते हैं, मीन्स ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैन, ऑपरेशनल मैनेजर, उनसे पूछते हैं कि देखिए कस्टमर्स आते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट कितना बाय करते हैं, मतलब ईयरली उनका कितना कंजम्पशन होता है, उनसे हम ओपिनियन ले सकते हैं। मीन्स ये तो ओपिनियन बेस्ड हो गया ना कि आप डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। यस, एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंपनी का पास्ट डेटा, मीन्स जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो हम पास्ट डेटा कलेक्ट करते हैं कि पास्ट में जो ये प्रोडक्ट था वो इतना इतना सेल हुआ था, अब फ्यूचर में उसकी कितनी सेल हो सकती है, मीन्स उसके सेल में कितना ग्रोथ हो सकता है। मीन्स हिस्टोरिकल डेटा लेके मैं उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगाऊं और डिमांड को फोरकास्ट करूं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाती हूँ डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये है मेरा वाई एक्सिस। मैंने कुछ हिस्टोरिकल डेटा गैदर किया 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये मेरे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा मैंने गैदर किया है। और वाई एक्सिस पे डिमांड है आपकी, वाई एक्सिस पे डिमांड है 80, 100, 120,
140, 160, 180 और 200। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिमांड है, यहाँ 100 हो जाती है, यहाँ पर 120 हो जाती है, यहाँ पर फिर यहाँ डिमांड आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है। ठीक है, और जो भी डिमांड मैंने फाइंड आउट की मैंने उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब देखो, अगर आप इसको इन सभी डॉट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट ईयर में भी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट ईयर में भी इंक्रीज होगी। मींस अगर आप ओवरऑल देखो तो आपका जो ट्रेंड है आपको कैसा लग रहा है? आपका ट्रेंड सेम लग रहा है कि आपको ट्रेंड ऊपर जाता हुआ लग रहा है? आपको ट्रेंड क्या लग रहा है? ये ट्रेंड क्या लग रहा है? इसको देख के ऊपर जाता लग रहा है ना। तो कितना सेल जो है वो नेक्स्ट ईयर्स में इंक्रीज हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देती हूँ, ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ ट्रेंड लाइन लगाई है, ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ भी लग सकती थी, ऐसे भी लग सकती थी, ऐसे लगा देते। हाँ बिल्कुल लगा सकती थी। मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन बीच में से जा रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, ये ट्रेंड लाइन आपकी बताती है कि आपका फ्यूचर में सेल का ट्रेंड क्या होगा और कितनी एक्सपेक्टेड सेल हो सकती है फ्यूचर में। मीन्स आपको ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसके बिहाफ पर मैं अपनी फ्यूचर की सेल को जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। ये ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए, इसी ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास मेनली 2 मेथड्स हैं। वन इज मूविंग एवरेज मेथड एंड सेकेंड इज लीस्ट स्क्वेयर मेथड। दीज आर द 2 मेथड्स जिसके थ्रू आप अपना जो ट्रेंड लाइन है उसकी वैल्यू को प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 मेथड्स हैं। मूविंग एवरेज मेथड का कुछ आपको प्रैक्टिकल्स नहीं दिया हुआ, बट फिर भी आपको समझना जरूरी है कि मूविंग एवरेज मेथड हम कहाँ पर लगाते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये वाला मेथड करवाऊंगी, सेकंड आपको ये वाला मेथड करवाऊंगी। चलिए, हमें ट्रेंड को प्रोजेक्ट करना है कि कैसा ट्रेंड है, फ्यूचर में मेरी कितनी सेल हो सकती है। मीन्स मुझे अपनी एक्सपेक्टेड सेल निकालनी है। एक्चुअल तो कुछ भी हो सकती है, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट इतना एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग ही तो आप अपने रिसोर्स की प्लानिंग करोगे। तो आप एक्सपेक्टेड सेल जो है या एक्सपेक्टेड डिमांड है वो इस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हो, इस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हो। अब पहले हम मेथड करने वाले हैं कौन सा? मूविंग एवरेज मेथड। तो फर्स्ट मेथड है मेरा मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड कहाँ यूज होता है? अच्छा ये बताइए, एवरेज क्या होती है? जैसे मैं आपको पूछूं आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है? मैं आपको कि 20 पर लीटर, 20 किलोमीटर पर लीटर देती है, या 18 किलोमीटर पर लीटर देती है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आप 18 किलोमीटर पर लीटर बोल रहे हो तो मीन्स वो 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलती है। आपको नहीं, हम एवरेज बता रहे हैं, हम एग्जैक्टली नहीं। एवरेज का मतलब कभी वो 17 चलती है, कभी वो 20 चलती है। वो क्यों ऐसा होता है? डिपेंड अपॉन वेरियस कंडीशंस। ट्रैफिक कितना है, ठीक है, मैंने अपनी कार की सर्विस करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि डिपेंड करता है कि वो कितनी एवरेज देगा, राइट। तो जब भी आप गाड़ी लेते हो तो आपको एवरेज माइलेज बताया जाता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जाता। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एवरेज। जैसे आपकी मम्मी हैं, आप पॉकेट मनी मांगते हो तो कभी मम्मा आपकी 500 दे देती हैं, कभी 700 दे देती हैं, कभी 800। नहीं, हमारी मम्मी तो मैम बहुत ज़्यादा पैसे देती। अरे रुको ना, एग्जांपल दे रही हूँ। 800 देती हैं और कभी कभी गुस्सा होती हैं तो 300 भी दे देती हैं। तो मैं आपको साल के एंड में पूछूँ कि बताइए कि ऑन एंड एवरेज आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है?
तो आप ऐसे बोलोगे फर्स्ट मंथ में ना 200 मिली थी, फिर 500, फिर नहीं, एवरेज बताना है। कैसे बताओगे? सभी को ऐड कर देना, 200, 500, 800, 700 प्लस करके नंबर ऑफ पॉकेट मनी जितनी बार आपको मिली उससे डिवाइड कर देना। 12 टाइम्स मिली होगी पूरे ईयर्स में, उससे डिवाइड कर देना। जो फिगर आई आप वो बताना कि ऑन एंड एवरेज मुझे इतनी जो है पॉकेट मनी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। फिर मूविंग एवरेज क्या है? व्हाट इज मूविंग एवरेज? देखो, जब आप ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग करते हो ना, मुझे अपने प्रोडक्ट की जो है वो फोरकास्ट करना है कि इन फ्यूचर उसका कितना डिमांड है, लॉन्ग टर्म के लिए फोरकास्ट करना है। तो जो मैं हिस्टोरिकल डेटा लूँगी उसमें हो सकता है कि उसमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फ्लक्चुएशंस हों। जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, उस डेटा के बीच में जो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? मूविंग एवरेज मेथड। मीन्स मूविंग एवरेज मेथड कहाँ यूज़ होता है? जब हम शॉर्ट टर्म की शॉर्ट टर्म का जो भी फ्लक्चुएशंस हैं आपका, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, देन हम मूविंग एवरेज मेथड यूज करते हैं। आप में से अगर कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करता है तो वहां पर भी मूविंग एवरेज मेथड बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होता है, एडवांटेज देता है आपको स्टॉक की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब लेकिन हम यहाँ अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, उसका ट्रेंड समझने के लिए मूविंग एवरेज मेथड लगाएंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा लिया, उस हिस्टोरिकल डेटा का मैं एक डिमांड लिखती हूँ। उस हिस्टोरिकल डेटा का मान लीजिए एक डिमांड है, जो डिमांड है वो है 70, 80, 150, फिर है अराउंड 130, फिर है 140 और उसके बाद है 210। ऐसे कुछ डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की। मान लीजिए ये मेरे पास एक हिस्टोरिकल डेटा है जिसमें ये वाला डिमांड है। अच्छा, अब आपको बोला जाता है कि बताइए फ्यूचर का डिमांड कितना होगा। फ्यूचर का डिमांड कैसे होगा? यहाँ से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 10 यूनिट्स का, ओके। यहाँ से डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है 17 का, ओके। यहाँ से यहाँ पर डिमांड जो है वो तो डिक्रीज़ हो गया -20। फिर यहाँ से यहाँ पर डिमांड फिर इंक्रीज़ हो गया 10 का, हो रहा है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक डिमांड जो है वो 70 का फिर इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स इंक्रीज़, थोड़ा इंक्रीज़, फिर ज़्यादा इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर ज़्यादा इंक्रीज़। तो आप कैसे इसको जो अंडरस्टैंड करोगे? देखो, इसके आप अगर इस डेटा को समझो ना, इसमें कुछ स्मॉल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उन फ्लक्चुएशंस को आप अवॉइड करना है। आपको ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड जो है उस पर्टिकुलर पीरियड में कब चेंज होता है। तो अगर आप इस डेटा के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो तो इस 3 इयर्स में जो ट्रेंड रहता है वो भी नेक्स्ट फिर वही ट्रेंड को रिपीट कर रहा है। तो आपको पहले डेटा जो है वो एनालाइज करना पड़ता है कि इसमें ट्रेंड क्या बन रहा है, उसके बिहाफ पर आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हो। आप सीधा अब इसका एवरेज नहीं कैलकुलेट करोगे। अगर मैं डायरेक्टली इसका एवरेज कैलकुलेट करूं तो कितना आता है? 70 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 140 और प्लस 210 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 6। तो ऑन एंड एवरेज जो है हमारी डिमांड है वो 130 रहती है। अब फ्यूचर में 130 होगी, इसके बाद 130 नहीं, वो नहीं होगी। हमें ये 130 नहीं होगी। अब हमें जो, क्योंकि इसमें कुछ फ्लक्चुएशन है, उनको एलिमिनेट करके ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब आप समझिए कि पहले 3 साल में ट्रेंड रहता है, फिर वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो मूविंग एवरेज लोगे 3 ईयर्स की लोगे। मूविंग एवरेज कैसे लेते हैं? पहले 3 साल का एवरेज लो जी, 80 के सामने, मतलब जो सेंटर वैल्यू है उसके सामने रखना है। जब मूविंग एवरेज है ना, हम ट्राई करते हैं हम ऑड नंबर का लें, क्योंकि उससे वो एवरेज निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। 70 प्लस 3 इयर्स का ही एवरेज लेना, 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3।
तो बताइए कितना आया, 70 प्लस 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3, 100। ठीक है, साथ साथ में करिए। अब आपको क्या करना है, मूव करना है, एवरेज को मूव करना है थोड़ा। पहली एवरेज ये निकली, अब एवरेज मूव होगी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मूविंग एवरेज। आप पहले वाला ईयर लीव कर दीजिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स को एवरेज निकालिए। 80, 150, 130 ऐसे निकालनी। 80 प्लस 150 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 3। बताइए कितना आ गया आपका, 80 प्लस 150 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 3, 120 आ गया। अब ये वाला ईयर आपने लीव कर देना है। अब नेक्स्ट 3 ईयर्स लिखने हैं, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स लिख लो, 150, 130 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 3। करिए, 150 प्लस 130 140 डिवाइडेड बाय 3, 140, देन सो ऑन। अब आपको लास्ट वाला करना है। अब आपको 150 लीव कर देना है, 130 प्लस 140 प्लस 210 और डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 160। करके देख लो, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट के 3 ईयर्स तो है नहीं। अब मुझे यहाँ पर आप ट्रेंड समझ पा रहे हो, यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 20, यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 20, यहाँ से भी कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 20। इट मीन्स कि नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो 180 आएगी। 20 मीन्स आप 140 प्लस 210, नेक्स्ट का ईयर मुझे वैल्यू नहीं पता है, आई डोंट नो, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बता रहा था, 130। तो मीन्स मूविंग एवरेज मेथड, आपको इसमें डेटा में ट्रेंड समझना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एवरेज को मूव करते हो। देखो एवरेज मूव की, ये भी एवरेज है, एवरेज अब मूव हो रही है। उस मूविंग एवरेज से ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो, देन आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड को प्रोजेक्ट किया है, किस मेथड के थ्रू, मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू, राइट। अच्छा, ये एक मेथड हो गया, मूविंग एवरेज एक मेथड हो गया, ट्रेंड समझ में आया। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, और प्लीज़ जितना करें प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट मेथड जो दिया हुआ है आपके बुक में, इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया, वैसे बताया हुआ है कि व्हाट इज द मूविंग एवरेज। अब नेक्स्ट जो आपको मेथड दिया हुआ है दैट इज लीस्ट स्क्वेयर मेथड। दैट इज लीस्ट स्क्वेयर मेथड। इस मेथड को आप कैसे, इसमें से वैल्यू जो है ट्रेंड, ये किसके लिए यूज होता है, ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए। ये मेथड कहाँ पर यूज करते हैं हम, ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने के लिए। ये ट्रेंड जो प्रोजेक्ट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड जो है जहाँ अपवर्ड होगा जहाँ डाउनवर्ड, मीन्स ये ट्रेंड को प्रोजेक्ट करता है। एक आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो कैलकुलेट करके देगा, जिससे आप फर्दर जो है इन फ्यूचर की डिमांड देख सकते हो। तो मीन्स लीस्ट स्क्वेयर मेथड को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकलता कैसे है, ये निकलता है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू। अब आपको कि ये रिग्रेशन इक्वेशन होती क्या है, देखिए लीस्ट स्क्वेयर का मतलब क्या है, पहले ये बताइए, समझिए लीस्ट स्क्वेयर होता क्या है। मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए थे ऐसे कुछ, मीन्स यहाँ पर एक लाइन हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। मीन्स ये इसकी वैल्यू है वो थोड़ी नीचे आए, इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर जाए, फिर इसकी नीचे आए, इसकी ऊपर आए। इन वैल्यूज़ को ऐसी आपने जो वैल्यू है ऐसा डेविएशन निकालना है जिसका स्क्वायर करने पर आपकी जो वैल्यू आती है, लीस्ट स्क्वायर मतलब जो भी वैल्यू ट्रेंड में आती है वो आपकी लीस्ट हो,
जब आप डेविएशन करो उसका जो भी स्क्वायर करें वो वैल्यू जो आपकी निकल के आए वो लीस्ट हो। आप बोलो कि हमें समझ नहीं आया, देखो मैं आपको समझाती हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड को रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। पहले तो समझिए कि रिग्रेशन इक्वेशन होता क्या है, कैसे रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू आप जो है ये वैल्यू निकाल पाते हो। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल आपको गिवन होता है, एक यहाँ पर वेरिएबल गिवन होता है। अब एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है? एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। अब जब भी इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे तो एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल लिखोगे जो इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस पे वो लिखोगे जो डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, आपको टेम्परेचर गिवन है और आपको आइसक्रीम्स की सेल गिवन है। रिग्रेशन क्या बताता है? दो वेरिएबल्स के आपस में कैसा रिलेशन है वो प्रेजेंट करता है थ्रू इक्वेशन। आपको दो वेरिएबल्स गिवन है। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसमें मेरे पास वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर है और आइसक्रीम है। कहते हैं कि अगर 20 डिग्री टेम्परेचर हो तो आइसक्रीम की सेल्स होती है 100, फिगर है थाउजेंड्स में, 100,000। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से और इंक्रीज करता है तो सेल हो जाती है 170 की। अगर और इंक्रीज करता है तो सेल हो जाती है 250 की। अगर और इंक्रीज करता है तो सेल हो जाती है इतने की। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर टेम्परेचर 55 डिग्री हो तो सेल कितनी होगी। इसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों के बीच का आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इन दो वेरिएबल्स, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये दोनों वेरिएबल है। लेकिन आइसक्रीम की सेल डिपेंड किस पर हो रही है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ता है, आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती है। तो इसमें से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर। और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? आइसक्रीम। अगर मैं इसी डेटा को ग्राफिकली प्लॉट करूंगी, अगर मान लीजिए मैंने ग्राफिकली प्लॉट किया तो एक्स एक्सिस पे आप क्या रखोगे? टेम्परेचर। और वाई पर क्या रखोगे? आइसक्रीम। और जब इन डेटा को मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगी तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड मुझे नजर आएगा। उस ट्रेंड के बिहाफ पर मैं क्या करूंगी? मैं जब टेम्परेचर 55 डिग्री गिवन होगा, ये गिवन वैल्यू, देन मैं फाइंड आउट करूंगी ये कितनी आइसक्रीम की डिमांड होगी। तो आप एक, अब समझ आया? ये होता है आपका, गलत बता दिया क्या? आइसक्रीम क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको, अगर आपको टेम्परेचर पूछा है तो आइसक्रीम की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप जो इक्वेशन बनाते हो, वो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हो, वो कैसे बनाओगे? कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे? आपके रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू आप फाइंड आउट करोगे। देखिए, जो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको आप x बोलते हो, जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो y होती है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन x में, आपको x गिवन है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या बनेगी? a प्लस बी एक्स, ये बनेगी। अब समझो ये है क्या? ये क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया, आइसक्रीम की सेल मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x क्या होगा? जो गिवन है, जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। जैसे मुझे टेम्परेचर गिवन है 55 डिग्री, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा मेरा? इंडिपेंडेंट। आप बोलो कि ये तो दोनों वेरिएबल्स हैं, तो फिर ये a और b क्या है? a और b है आपका एवरेज। a और b है, a है आपका एवरेज और b है आपका ग्रोथ। मतलब देखिए, जैसे कि आपने लिया कि आइसक्रीम की जो सेल होती है वो 80 होती है, फिर 90 होती है, 120 होती है, 110 होती है, कुछ भी ले लिया आपने,
फिर 150 होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिवन है। आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है, 30 है, 35 है या 38 है, और अगर 40 डिग्री ये दिया हुआ है। अगर मैं आइसक्रीम, जो आइसक्रीम्स आपको गिवन है, ये क्या है डिमांड आपकी, ये y है, ये x है। मीन्स अगर टेम्परेचर को कंसीडर ना करूं, मैं विदाउट कंसीडरिंग टेम्परेचर, मैं देखूं कि ऑन एंड एवरेज आइसक्रीम की कितनी डिमांड रहती है। तो ऑन एंड एवरेज आइसक्रीम की कितनी डिमांड रहती है, कैसे निकालोगे? इन सभी को प्लस कर दोगे, 80 + 90 + 120 + 110 + 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो इसकी एवरेज निकल के आती है 110। मीन्स मैंने टेम्परेचर को अगर नहीं भी कंसीडर किया तो आपका वैसे भी ऑन एंड एवरेज कितना आइसक्रीम सेल हो जाता है, 110। मीन्स ये एवरेज है कि इतना तो हमारा सेल होता है अगर हम जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसको कंसीडर ना भी करें। फिर बी क्या है? बी है कि अगर आप टेम्परेचर को कंसीडर करते हो देन आपकी डिमांड में कितना ग्रोथ आता है, कितनी डिमांड ग्रो होती है। मीन्स वो एवरेज से उसको कितना और ऊपर को धकेलता है अगर मैं इस वेरिएबल को भी कंसीडर करूं। तो मीन्स बी जो है वो मेरा ग्रोथ बताता है, और बी जो है इसको आप स्लोप भी कहते हैं। मीन्स आपका स्लोप कितना अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड आता है अगर हम सेकेंड वेरिएबल को कंसीडर करें। मीन्स एवरेज जो है, एवरेज इतना तो हमारा सेल होता ही है, लेकिन अगर हम दूसरा वेरिएबल कंसीडर करते हुए हम देखें तो वो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को कितना और पुश करता है या नीचे धकेलता है। इन दोनों का रिलेशनशिप मीन्स ग्रोथ रेट आपको साथ में लेना पड़ता है, देन आपको पता चलता है कि आपकी फ्यूचर की डिमांड कितनी होगी। देन आप इस इक्वेशन को, अब आप समझे, ए क्या होगा आपकी एवरेज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, बी क्या होगा कि अगर हम दूसरे वेरिएबल को कंसीडर करें तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को और पुश कितना करता है, मीन्स कितना उस पर ग्रोथ लाता है। देन आपका क्वेश्चन है कि मैम हम ए और बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ए और बी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड आपको गिवन है। पहले आप इक्वेशन को समझिए, आपने इक्वेशन कैसे याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू y जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रिग्रेशन इक्वेशन a + bx लगा के, जिसमें x इंडिपेंडेंट है, b ग्रोथ बताता है, a एवरेज है, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। मीन्स इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो ये मेरी ट्रेंड वैल्यू निकल जाएगी कि फ्यूचर में मेरी इसकी कितनी ट्रेंड वैल्यू होगी। अब आप a और b कैसे निकालोगे? इसके लिए ए की एक इक्वेशन होती है, बी की कैसे याद रखना है? आप इन सभी का समेशन कर देना, जितना भी है ये इसका समेशन कर देना, सम कर देना। मीन्स y का सम ऐसे y के सामने लगा देना। अब a के सामने सम नहीं लगा सकते, a हमारा कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट रहेगा, तो a के सामने सम नहीं लगा सकते, तो आप नंबर ऑफ आइटम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। प्लस b के सामने नहीं लगाना, किसके सामने लगा सकते हैं, x। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, इससे आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर b की वैल्यू को निकालने के लिए जो भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी ना, उसको आप x से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, xy इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो n हटा दो, नंबर ऑफ आइटम उनको प्लस करना है। इट मीन्स के आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, a समेशन ऑफ x ऐसे कर देना, प्लस इसको x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। कैसे याद रखना, पहले ये इक्वेशन लिख लेना। ये तो पता चल गया y इक्वल टू a जो एवरेज होगी, जो ग्रोथ रेट है किससे, जो भी x की गिवन वैल्यू वो कितना ग्रोथ लाता है, तो उससे हमें ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ट्रेंड वैल्यू। अब a और b की हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? आप पहले इसका सभी का समेशन कर दो, जो भी आपका इक्वेशन आएगा उसको क्या करना, x से मल्टीप्लाई, दो इक्वेशन बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मेथड है जिससे आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस मेथड को मैं इनडायरेक्ट मेथड कहती हूँ।
एक ट्रेंड प्रोजेक्शन के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड में इनडायरेक्ट मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड कहाँ पर यूज होता है? डायरेक्ट मेथड यूज होता है जब हमारा जो सम है, समीशन ऑफ एक्स है, वो जीरो आ जाए। मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर सेल दी हुई है। अगर आपको एक्स की वैल्यू मीन्स दिया हुआ है टेम्परेचर 25 डिग्री है, टेम्परेचर 10 है, टेम्परेचर आपका 0 है, आपका टेम्परेचर 25 है, आपका टेम्परेचर 10 है। अगर आपको ऐसे वैल्यू दी हुई है तो बताइए एक्स का सम कीजिए। एक्स का जब आप सम करेंगे, क्या एक्स का सम करने पर ये 0 आ जाएगा? आएगा कि नहीं? अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर एक्स का समीशन करते हैं, राइट, अगर वो 0 आ जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स का समीशन कितना हो गया? 0। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में आप जो जहाँ पर समीशन ऑफ एक्स है ना, वहाँ 0 लिख के देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। समीशन ऑफ वाई एन ए ऐसे लिखेंगे, प्लस बी क्या है एक्स 0, यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये क्या बन गया? समीशन ऑफ वाई एन ए प्लस बी को 0 से किया 0 आ गया। तो ए की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी? एन इधर आ जाएगा, समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू ए। या इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इक्वल टू समीशन ऑफ वाई एन। तो मीन्स आप ये कह लो कि ए की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी, ए की वैल्यू, ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ से भी ए की वैल्यू निकल जाएगी। और ये ए की वैल्यू निकालने का ये वाला मेथड आप तब यूज करोगे जब आपका जो एक्स दिया हुआ है उसका समीशन करने पर वो क्या हो जाए? 0। इसलिए ये वाला मेथड लगाते। क्यों लगाते? मैंने आपको रीजनिंग दी है, ठीक है, क्यों लगाया जाता है। तो मीन्स अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, उसमें अगर आपको ए को निकालना हो, अगर आपको ए को फाइंड आउट करना हो तो आप समीशन डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, अगर फिर बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब आपका समीशन एक्स 0 है तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब इसमें भी समीशन एक्स को 0 करके देखो। ये समीशन एक्स नहीं है, ये समीशन एक्स वाई है, तो यहाँ मत पुट करना, एक्स वाई ऐसे लिख देंगे। ए, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, मुझे समीशन ऑफ एक्स के प्लेस पर ही क्या लिखना है? सिर्फ 0 लिखना है। यहाँ पर 0 लिख दिया तो ये क्या आ गया? एक्स वाई वी एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? वी की वैल्यू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बी की वैल्यू आपकी आ गई। अगर जब भी आपका समीशन ऑफ एक्स क्या होता है? 0। तो मीन्स अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखती तो मैं b की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाती? मैं v की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाती समीशन ऑफ x y और x का स्क्वायर। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब मुझे बताइए आप डायरेक्ट मेथड कब लगाएंगे? आप डायरेक्ट मेथड तब लगाएंगे जब आपकी जो x दिया हुआ है उसका सम करने पर 0 आए, तब आप कौन सा मेथड लगा देंगे? डायरेक्ट। अगर सम करने पर वो 0 ना आ जाए तो आप इनडायरेक्ट मेथड लगा देना। मीन्स सम करने पर x के वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए बट 0 ना हो, देन आप इनडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। अदरवाइज आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्लियर हो गया? राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम जो ये ए और बी की वैल्यू निकाल के हम ये वाई की ट्रेंड वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो टाइम सीरीज पर दिए हुए हैं। टाइम सीरीज का मतलब है कि आपको टाइम पीरियड के बिहाफ पर जो है सेल्स दी हुई है। मीन्स आपको दिया हुआ है 2011, 2012, 2013, ठीक है। इसमें सेल दी हुई है 1000, 1200, 1400। इट मीन्स ये होगी टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मीन्स आपका जो एक्स वेरिएबल है वो आपका टाइम है और उसके ब्याह पर आपको सेल दी हुई है। अगर कोई
मीन्स आपसे पूछा जाए कि बताइए 2014 में कितनी सेल होगी। अब आपका 2014 मीन्स आप कहो कि ये वाला वेरिएबल फिर हमारा x हो गया, ये y, नहीं, टाइम सीरीज को आप x नहीं ले सकते। आपको अगर टाइम सीरीज गिवन है तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर टाइम सीरीज गिवन है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कोई भी इनकी मिडल वैल्यू लेके आप बाकी जितना भी टाइम है उसमें से माइनस कर देना, देन वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी जिसको हम टाइम डेविएशन बोलते हैं, वो वैल्यू आपकी x की वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर आपको जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। आप अपनी बुक में आ जाइए, आज मैं आपकी बुक में से ही करवा रही हूँ, ठीक है। बुक ओपन कीजिए, उसमें आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 1 आपको गिवन होगा। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है और इनडायरेक्ट मेथड, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर? देखिए इलस्ट्रेशन 1 पर जाइए। इलस्ट्रेशन 1 क्या आपके इलस्ट्रेशन 1 में क्या गिवन है? देखिए कहते फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम सीरीज गिवन है ऑफ सेल, आपको टाइम सीरीज की एक सेल दी हुई है। आपको प्रोजेक्ट करना है सेल्स ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपको इसको देखते हुए नेक्स्ट 3 ईयर्स की सेल्स को प्रोजेक्ट करना है। मीन्स मुझे प्रोजेक्ट करनी है सेल 2008 की, 2009 की और 2010, इनकी सेल्स को प्रोजेक्ट करके देना है। देन हम कैसे ये सेल प्रोजेक्ट करेंगे? अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये ऑड नंबर्स का है, आपको जो नंबर दिए हुए हैं वो ऑड में। जब ऑड दिया हुआ है तो टाइम निकालना काफ़ी इजी है। आप सेंटर वाला ईयर ले लो, 2004 ले लो, उसमें जो बाकी ईयर हैं, बाकी ईयर में सेंटर वाली वैल्यू को माइनस कर देना। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी, उसको हम टाइम डेविएशन भी बोलते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए मेरे साथ, यहाँ करके दिखा रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप ईयर लिख लीजिए, ठीक है। आप डिमांड लिख लीजिए, उसके बाद आपको टाइम डेविएशन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको टाइम डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन एंड सेल करना पड़ेगा। तो इतने कॉलम्स आप बनाएंगे। चलिए मैंने ईयर लिख लिया, यहाँ पर सेल्स लिख लिया। सेल्स आपको शायद थाउजेंड्स में गिवन है। फिर उसके बाद आप टाइम डेविएशन लेंगे, फिर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन, टीडी लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन जो भी आएगा एंड सेल्स। यहाँ से मैं डेटा ले लेती हूँ आपका। 2001 से लेके 2007 तक गिवन है। लिखिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ये डेटा आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है। अब इसमें आपको 2001 की सेल है, इन थाउजेंड्स है, तो आपकी कितनी सेल हो रही है? 80,000 यूनिट्स, 90,000 यूनिट्स, 92,000 यूनिट्स, 83,000 यूनिट्स, 94,000 यूनिट्स, 99,000 एंड 92, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? आपको टाइम डेविएशन निकालना है। आप क्या करेंगे? अगर तो आपके ईयर्स ऑड में हैं
राइट। तो आप सेंटर वाला ईयर से आप टाइम डिवीजन निकालेंगे। मीन्स आप टाइम डिवीजन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम सेंटर वाला ईयर। सेंटर वाला ईयर क्या है मेरा? 2004। अब कंप्लीट ईयर्स में से 2004 माइनस करिए, इसमें से 2004 माइनस कीजिए। 2001 में से 2004 माइनस किया तो कितना आ गया आपका? -3। 2002 में से 2004 माइनस किया, आपका कितना आ गया? -2। 2003 में से 2004 -1। 2004 में से 2004 0 1 2 3। ये आपकी वैल्यू आ गई x की, ये आएगी x की वैल्यू। अगर आपको टाइम सीरीज में दिया हुआ है देन आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है और आप मिडल वाला ईयर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो वैल्यू आएगा, अब आप जब x का स्क्वायर करेंगे, समीशन करेंगे, x का समीशन कीजिए। देखिए 3 2 1 नेगेटिव, 3 2 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है, तो समीशन ऑफ x क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे ही 0 आया आपको समझ आ गया कि जो हम इक्वेशन लगाएंगे, जो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेल्स हमें जो फाइंड आउट करनी है वो हम करेंगे ये वाला इक्वेशन लगा के, y a प्लस बी एक्स। अब x की वैल्यू क्या है? वो हमें क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि 2009 की वैल्यू निकालो, सॉरी 8 की वैल्यू निकालो, 2009 की वैल्यू निकालो, 2010 की। तो x के प्लेस पे क्या 2008 जो है वो फिल करूंगी? नहीं, आपकी x की वैल्यू 2008 की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2008 को माइनस 2004, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो यहाँ 4 आपने फिल करना है। 2009 के लिए x के प्लेस पे क्या लेना है? 5 लेना है, ठीक है। जो भी टाइम डेविएशन की वैल्यू होगी वो ही आपकी x की वैल्यू होगी यहाँ पर। क्लियर? तो अब आपने x की वैल्यू निकाल ली और अब आपको a और b निकालना है। मुझे बताइए a और b को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड आएगा कि इनडायरेक्ट मेथड आएगा? मैम डायरेक्ट मेथड आएगा। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। ओके बताइए कि डायरेक्ट मेथड जब हम लगाते हैं तो a की वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाती है? जितनी सेल है डिवाइडेड बाय n। थोड़ा सा याद करो, मैंने a क्या बोला था कि a एवरेज होता है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका y है, जो सेल है वो क्या है? आपका y वेरिएबल, ये सेल है। तो इसको अगर आपने पूरा सम करके टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया तो क्या एवरेज आ जाएगी? तो a आपका एवरेज आ गया, राइट। इसको इंटरसेप्ट वैल्यू भी बोलते हैं, b को स्लोप भी बोलते हैं और ग्रोथ भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे थ्योरी में जब करेंगे तो वहाँ सीखेंगे, क्योंकि आपको MCQ में आ सकता है। तो a की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, एवरेज हमारा निकल गया। अब बताइए x तो मेरा इक्वल टू 0 है, तो मेरा b की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू कैसे आएगी? समेशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, x स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखिए जब हम इसको देखते हैं तो मुझे समेशन ऑफ y चाहिए, मीन्स जो y की वैल्यू है इसका समेशन कर लो। मुझे प्रोडक्ट ऑफ x इज टाइम डेविएशन, y इज सेल। मुझे प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन और सेल चाहिए। जो भी x है उसका स्क्वायर करके उसका भी सम चाहिए। तो जो यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है, पहले मैं ऊपर उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। हम ऊपर चलते हैं अपने डेटा में, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे x का स्क्वायर करना है और उसका समेशन करना है। x का स्क्वायर किया तो x कितना है मेरा? 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ गया? 3 3 9 4 1 0 1 1 2 2 4 3 3 9। इसका समेशन चाहिए। ये समेशन क्या बनेगा? x के स्क्वायर का समेशन कितना बनेगा बताइए? 9 10 14, ऊपर भी 9 10 14, तो कितना बन जाएगा? 28 आ जाएगा, राइट। ओके, और मुझे y का भी चाहिए, y का भी समेशन चाहिए। तो ठीक है, हम y का भी कर लेते हैं। तो y का कीजिए, अपने कैलकुलेटर पर करके देखिए कितना आ रहा है, करिए। 80 प्लस 90 प्लस 92 83 94 99 92 630।
आपका भी इतना ही आया। जब भी क्लास में आए अपने आप को भूल जाना, कैलकुलेटर नहीं भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम डिवीजन मीन्स एक्स, सेल्स मीन्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मत मल्टीप्लाई कर देना, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो कितना आएगा 8 इंटू 3 240, 2 इंटू 90 180, और 92 इंटू -1 -92 0 94, 99 इंटू 2, देखो मैं कैलकुलेटर पर कर लेती हूँ ना, समटाइम मिस्टेक हो जाती है इसलिए मैं कंफर्म कर लेती हूँ। 92 इंटू 3 276। चलिए ये सारा प्लस माइनस करके आप मुझे बताइए कि कितना आ गया। 240 प्लस 180 प्लस 92, दिस इज 512, नेक्स्ट 94 198 276, आपका आ गया 568। दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस 512, दिस इज आर 56। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया XY इक्वल टू 56। क्लियर? चलिए सारी वैल्यूज निकल गई, जो जो हमें रिक्वायर्ड है, नीचे सब कुछ निकल गया। चलिए नीचे हम फिल कर देते हैं इनको, आइए मेरे साथ फिल करते हैं। बताइए समेशन ऑफ y कितना है 630, नंबर ऑफ आइटम्स क्या कितनी है 7, ठीक है 7 ईयर्स है 7। ऐसे ही समेशन ऑफ XY कितना है 56 और x स्क्वायर कितना है हमारा 28, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो कितनी आ गई, ये हमारा कितना आ गया 690 आ गया, राइट? करके देख लिया आपने, ये 90 है और ये 2 आ रहा है, 2 मीन्स हमारा जो एवरेज है वो 90 का है। 90 ऑन एंड एवरेज हम सेल करते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को कंसीडर करें तो आपका 2 से ग्रोथ होता है, जो भी ईयर होगा आपका, जो भी वेरिएबल होगा एक्स का वो डबल हो जाता है, उतना ग्रोथ रेट बीच में ऐड होता है। कैसे करेंगे, देखिए हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। जितनी भी आप यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे, सारी कैलकुलेशन किसी भी ईयर का आपने सेल फोरकास्ट करना है, हर ईयर में ए 90 रहेगा और बी 2 रहेगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कांस्टेंट, कि कांस्टेंट रहेंगे आपको। अब आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा गया है कि आप हमें 2008 का बताइए कितना सेल होगा, 2009 का और 2010, आपको नेक्स्ट 3 ईयर की सेल को प्रोजेक्ट करने के लिए बोला। आप मुझे बताइए कि इनका एक्स कितना होगा। 2004 मिडल वैल्यू ली थी, तो 2008 माइनस 2004, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी 5, इसकी 6। अब आपको इनकी ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आप यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, वाई आपको सेल निकालनी है, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू मीन्स वाई आपको कैलकुलेट करना है। तो a प्लस बी एक्स, ए मेरा कितना है 90, यहाँ मैं अलग से कलर ले लेती हूँ, a कितना है मेरा 90 प्लस बी एक्स, बी कितना निकाला 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो बताइए मेरा कितना सेल मैं प्रोजेक्ट करती हूँ 2008 में, ट्रेंड वैल्यू इसकी कितनी है 98। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल दीजिए 90 प्लस 2 इंटू 5, आपको x कितना दिया है 5। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है, लेकिन ये चेंज हो रही है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ कितनी आ गई 100। नेक्स्ट 90 प्लस 2 इंटू 6, तो आपका कितना आ जाएगा 102। तो ये वैल्यू हमने प्रोजेक्ट कर दी, ठीक है। हमने कौन सा मेथड लगाया, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू लेते हो x की, जो भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऐसे उसका डाइविजन करें कि जब आप उसका स्क्वायर करो वो वैल्यू लीस्ट आए,
इसलिए इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड को की ट्रेंड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम जो है हम लगाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके एक ट्रेंड लाइन दिखाती है, इसलिए हम लीस्ट स्क्वायर को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड बन जाएगा जब भी आपका समीशन ऑफ एक्स 0 होगा, तो उसके लिए आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और जितने भी ईयर्स की सेल आपको प्रोजेक्ट करने के लिए बोली हुई है उन ईयर्स की सेल्स को आप यहाँ पर जो है वो इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू फिल करके आप जो है वो सेल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपके यहाँ पर इस क्वेश्चंस में किया होगा, ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज़ आपने निकाली हैं, देखिए 98, 100, 102 आपके स्टडी मैट में किया। आपका काम क्या है, आप मुझे 2011 की क्या वैल्यू होगी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपने आज सिर्फ मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि आपको कॉन्सेप्ट को कैसे करना है। आप क्वेश्चन को खुद जरूर करके देखेंगे, आपको लगता है कि नहीं इजी है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे दिमाग में और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, जब हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर हम उसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी, लास्ट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।